जी अभी अभी आवाज आ रही है ठीक? अब्दुल हसीब, अहमद मुनीब, मुबीन, सैन अब्बास, मोहम्मद उमर, आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? ओके, आवाज ठीक आ रही है। गुड। आई वुड एक्सपेक्ट कि आवाज ठीक आती रहेगी। जी बताइए। 7 मिनट में आपका ख्याल है कि ये कैसे सकता है? आपको सेंस लग रहा है क्यों? आर्गूमेंट। आवाज में थोड़ी सी साइज को नहीं बढ़ा रहा। ये मेरे बन सकता है ना। तो ठीक है कि पेट्रोल से गाड़ी की बढ़ रही है, गाड़ी में जमा नहीं होना चाहिए। ये पेट्रोल हो सकता है या नहीं, ये एक दूसरी बात है। कुछ कर नहीं सकता इससे ज्यादा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक जगह पे जरा, मेरा माइक बिल्कुल मेरे मुंह के पास है। अच्छा चलिए ये भी करके देख लेता हूँ। तो यहाँ से निकले, फटाफट निकलो। अच्छा जी अहमद, मैं आपकी सजेशन पे ये भी करके देख लेता हूँ, हो सकता है यही इशू हो। जी अभी आपको आवाज ठीक आ रही है? मैंने माइक चेंज कर लिया है और किसी की वीडियो ऑन है, कैमरा अपना बंद कर लें। ओके। मैं ये कह रहा था कि वो पेट्रोल जो है वो अपनी, जैसे आप लकड़ी की कुछ से आए हैं, आप कहेंगे जी इस लकड़ी की चीज से मेरी कुर्सी की लाइफ नहीं बढ़ रही। मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो लकड़ी खुद ऐसा है कि नहीं? हो भी सकती है, नहीं भी सकती। अब रूटीन में दुनिया में होता क्या है कि पेट्रोल कंपनी डलवाती है तो उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करती है, तो एसेट नहीं रिकॉर्ड करती। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है, हर वो स्पेंडिंग जिसके नतीजे में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने हों, वो एसेट ही होता है। लेकिन बाज औकात एसेट की लाइफ इतनी छोटी होती है कि हम ये तरद्दुद नहीं करते कि पहले उसको एसेट लिखें और फिर 2 दिन बाद उसको एक्सपेंस लिख दें। हम उसको 2 दिन पहले ही सीधा एक्सपेंस लिख देते हैं अपनी सहूलत की खातिर। होता वो एसेट ही है। आज जब आपने वो पेट्रोल डलवाया वो एसेट ही था, लेकिन आपने कहा आज डलवाया कब, परसों खत्म हो जाना है। भाई रेंट वाले की गाड़ी तो ऐसे ही है, यहाँ से निकलेगी वो शहर, फिर आके आएगी शाम तक, फिर खत्म हो जाएगा। तो उसको पता है ये तो फिर मेरा 2 दिन में खत्म हो जाना है। तो वो कहता है अच्छा पहले आज मैं इसको लिखूं एसेट, फिर 2 दिन बाद मैं इसको लिखूं एक्सपेंस। मैं इसको आज ही एक्सपेंस लिख देता हूँ क्योंकि 2 दिन में ऑटोमेटिकली इसमें एक्सपेंस ही हो जाना है। तो हम अपनी सहूलत की खातिर उसको एक्सपेंस लिख रहे हैं, इसीलिए नहीं लिख रहे कि वो एक्सपेंस है, वो एसेट ही था, लेकिन हमने अपनी सहूलत की खातिर एक्सपेंस लिख दिया। तो
जितनी ये जो एसेट होते हैं बहुत एक्सपेंस लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विल बी कंज्यूम्ड, तो ठीक है यार इसको एक्सपेंस लिख दो। ठीक है, एक और रीजन भी होती है बात, आप किसी एक्वायर करते हैं और उस एसेट की वैल्यू इतनी मामूली होती है कि आप कहते हैं यार मैं इतनी मामूली चीज को एसेट लिखूं, आप उसको एक्सपेंस लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी ने स्टाफ के लिए एक स्टेपलर खरीदा है, एक कैलकुलेटर खरीदा है, 1000-1500 का, 1200 का, 800 का, 300 का। स्टेपलर तो 250-300 का ही आएगा, कैलकुलेटर चलो 1000-1500 का आ जाएगा। तो आप कहते हैं अच्छा अब ये स्टेपलर तो 5 साल नहीं कहीं जाना है, तो उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। ठीक है यार 250 रुपए को एक्सपेंस, यानी 250 रुपए को एसेट बना लूं। तो आपने अपना एक ना थ्रेशोल्ड रखा होता है कि यार 5000 से छोटी चीज को हम एसेट नहीं बनाएंगे, उसको एक्सपेंस कर देंगे। हालांकि वो आपके पास है, हालांकि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में मिल रहा है, हालांकि वो रिसोर्स है, हालांकि वो एसेट की डेफिनेशन मीट हो रही है, लेकिन फिर भी वो अमाउंट इतनी मामूली है कि आप कहते हैं यार ठीक है दफा हमारे उसको एक्सपेंस कर। अब ये मामूली का तयन कैसे होगा? ये आपके बिजनेस के सर्कमस्टांसेस में होगा। अगर आपका बिजनेस 50-60 अरब रुपए की टर्नओवर रखता है तो 10-20 हजार, 15,000, 20-25 हजार आपके लिए मामूली है। लेकिन अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर ही फर्ज करें 50 लाख 60 लाख है, तो प्रोबेबली 25,000 को यू वॉन्ट लाइक के उसको एक्सपेंस करें, आप इसको एसेट बना देते हैं। ठीक है, तो ये मामूली का फैसला बिजनेस के साइज के हिसाब से हो रहा होता है, बात वो इतनी मामूली होती है कि बिजनेस साइज होता है और बड़ा कस्टमर। मतलब अब आपका कारोबार करोड़ रुपए का है या कारोबार 100 करोड़ रुपए का है, 250 रुपए इज गोना बी अ स्मॉल अमाउंट, राइट? यू विल एक्सपेंस इट आउट। So the criteria behind recognizing an asset is you have to see if you are having a resource which will remain under your control and there will be future economic benefit. If these all three conditions are met, ये आपका asset है. If none of or any of these conditions is not met, ये आपका asset नहीं है. ठीक है? Clear? देखिए रिसोर्स आम अंग्रेजी में आप इसकी क्या मुराद लेते हैं? यही यानी कोई ऐसी चीज, जरिया, वसीला, कोई ऐसी चीज जिससे आपने इकोनॉमिक बेनिफिट लेने। ठीक है ना? ये रिसोर्स टेंजिबल भी हो सकता है, ये रिसोर्स इनटेंजिबल भी हो सकता है, ये रिसोर्स कह रहे हैं रिन्यूएबल भी हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, इस सवाल में और कोई बात जो आप जानना चाहते हो? ये कर लिया था? इसमें कोई सवाल जो आप जानना चाहते हो? इसी में पढ़ के आया भाई 12 and 13। फरहान paid cash 50,000. Who is फरहान? पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि हम खुद फरहान तो नहीं है। Sold goods to Farhan. So Farhan is a customer and Farhan paid cash. So I received it. तो मैं रिसीव की एंट्री डालूंगा, कैश डेबिट फरहान क्रेडिट। पहले चीजें बेची थी उसे। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। आमतौर पे जब ये ना बताया जाए कि ट्रांजैक्शन कैश पे हो रही है और पार्टी का नाम दे दिया जाए, यानी दो हो जाए, तो वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन एज्यूम की जाती है। जो लिखा होता गुड्स टू फरहान और कैश, तो कैश पे बेची है। तो लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू फरहान ऑन क्रेडिट, लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू फरहान,
ये भी नहीं बताया कि कैश पे है, ये भी नहीं बताया कि क्रेडिट पे है, तो ये क्या एज्यूम होगी? क्रेडिट एज्यूम। और अगर पार्टी का नाम ना हो वैसे लिखा हो तो कैश फुट रिसीव। और फिर आगे भी फरहान ने रिटर्न किए हैं, तो अब क्लियर होगी आपको बात जी। ये इससे अगला सवाल ये भी कर लिया। अब आवाज नहीं आई कहीं से, एक ही आवाज। किस किसने कर लिया? मैंने किया है 1 2 3 और मैं 4। ओके करें। अच्छा जी, इससे अब आगे बात को बढ़ाते हैं। आपको मालूम होगा, कुछ ना कुछ सुना होगा दुनिया में डिस्काउंट्स के बारे में। अभी मैंने पता नहीं रात को या सुबह एक वो देखी, किसी फेसबुक ग्रुप पे किसी स्टूडेंट ने लगाया हुआ है। ये जो हमारे सीए वाले बहुत सारे ग्रुप हैं जिनमें आजकल एक खास किस्म की लहर दौड़ी हुई है। उसमें किसी ने पूछा कि 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ और 50% डिस्काउंट में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? होगा अच्छी कभी सेल तो गई नहीं। सानू की पता है। और उसमें फ्लैट नहीं, अब तो लिखा ही नहीं हुआ है। 50% डिस्काउंट, 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ। इसमें अप टू कहीं भी नहीं लिखा हुआ। बहरहाल ये बच्चे का सवाल है। डिस्काउंट जी, आप ठीक कह रहे हैं, फ्लैट का मतलब, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे को कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का एक और नाम भी है, इसको कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। इसको कोई और नाम भी याद करना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट जो कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन निगोशिएट हो जाता है। ऐसा डिस्काउंट जो एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ही निगोशिएट हो जाता है। आप बाजार जाते हैं, आप उससे पूछते हैं भाई अमरूद किस तरह लाए ने, तो लेकर तो वो बताता है आपको कि जनाब रुपए किलो दे। आप उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, पिछली रेडी से 80 रुपए लगे हैं, वो कहते भाई उसे ही ले लो। तो आप उससे निगोशिएट करते हैं और आप उसे 90 रुपए में डील कर लेते हैं। तो ये जो 10 रुपए आपने उससे छुड़ा लिए हैं, ये है ट्रेड डिस्काउंट। यानी एट द टाइम ऑफ बारगेन ही पैसे छुड़ा लेंगे। ये भी काम बड़ी ट्रांजेक्शन में होता है। आपको अपनी कंपनी के लिए कोई नई मशीन चाहिए है, मशीन है फॉर एग्जांपल $6 लाख की, आप उसे कहते हैं कि नहीं हम इतने नहीं करेंगे, निगोशिएट होती है, $5.5 लाख पर डील मुक जाती है, तो $50,000 क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो जो कुछ भी डील फाइनलाइज होते तक आपने छुड़ा लिया, जो भी डिस्काउंट ले लिया, वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। वंस डील लॉक हो गई, अब भाई आपकी मेरी डील $5.5 लाख पे फिक्स हो गई, और पैसे मैंने कब देने हैं? अभी नकद, ठीक है। और हो सकता है कि पैसे मैंने देने हो फ्यूचर में, कर ली और पेमेंट होगी 60 दिन के बाद। उसने कहा ठीक है, $5.5 लाख में डील हो गई, 60 दिन के बाद पेमेंट होगी। अब $6 लाख वाली चीज
मुझे अब नजर आया कि उन्होंने अमरूद धो के लगाए हुए हैं। ओके, 6 लाख डॉलर की चीज थी, आपने $5.5 लाख में फाइनलाइज कर ली, और ये 60 डेज में इसकी पेमेंट करनी है। फर्ज कर लीजिए कि आपके पास कहीं से पैसे मुतवक्के थे 2 महीने के बाद, वो पैसे 5 दिन बाद ही मिल गए, तो आपके पास अब पैसे आ गए हैं। 7 डेज लेटर आपने इसी सप्लायर को ऑफर की कि मैंने आपको पैसे देने से 60 डेज लेटर, मैं आपको अभी देता हूँ पैसे, अभी तो 7 दिन गुजरे हैं, 53 डेज अर्ली आपको पैसे देने को तैयार हूँ, और कुछ पैसे छोड़ते हो? उसने कहा जनाब आप मुझे $5,40,000 दे। आपने पेमेंट कर दी। अब ये जो 6 लाख से 550 तक $50,000 का डिस्काउंट है, ये है ट्रेड डिस्काउंट। और ये जो बाद में $10,000 का डिस्काउंट है, ये है सेटलमेंट डिस्काउंट। डील हो गई थी, निगोशिएट हो गई थी, उधार हो गया था, अब पैसे चूंकि मैं जल्दी दे रहा हूं तो उसने मुझे कुछ और छोड़ दिया। ये क्या है? सेटलमेंट डिस्काउंट, या इसी को हम और क्या कह रहे हैं? कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ये तो यहां तक तो बात थी ना कि ये क्या होता है, अब हम क्यों की तरफ आ रहे हैं, क्यों दिया जाता है? क्या पता कल को बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए, पैसे मर जाएं, तो मेरा एक रिस्क है जो कि खत्म हो रहा है, तो उस रिस्क को कम करने की मैं कुछ कॉस्ट बेयर कर रहा हूँ। और इन्होंने यहाँ से कुछ कहा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात आपने की कि जो पैसे 60 दिन बाद मिलने थे, अगर वो 53 दिन पहले मिल जाए तो उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कुछ फर्क आएगा। वो आप ये तो आप सबने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, क्यूएम में पढ़ा हुआ है। ओके, और बैड डेट ना हो जाए, वो जो रिस्क ऑफ बीइंग इंसॉल्वेंट था, वो वाला रिस्क मिटिगेट हो रहा है। ठीक बात है। और क्या वजह हो सकती है जल्दी पैसे लेने की? वो आपने पहले जो $50,000 छोड़ा उसे, उसके भी इसके ताल्लुकात नहीं मैंने। प्राइमरीली यही 2 रीजंस होती हैं कि एक तो आपको जल्दी पैसे मिल रहे होते हैं, और जिससे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी कह लें या बिजनेस अपॉर्चुनिटी कह लें, कि जब आपको पैसे जल्दी आएंगे तो अब आप उससे और कारोबार कर सकते हैं। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो इन पैसों से मैं फिर कुछ खरीदूंगा, उसको फिर बेचूंगा, तो फिर मुनाफा कमा लूंगा, तो मेरा बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो मैं ये देखता हूँ कि अच्छा यार, पैसे जो 60 दिन बाद मिलने हैं, अगर अभी मिल जाएंगे तो मैं इससे अपना और बिजनेस कर लूंगा, उसमें से फिर मैं 50,000 कमा लूंगा, तो इसको 10 डिस्काउंट दे भी दूंगा, तो मुझे 40 तो बचत ही है ना, यानी 50,000 कमाऊंगा तो नेट 40 फिर मुझे बच जाएगा। तो इस तरह आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं। दैट इज वाई आप देखते हैं कि एंड ऑफ सीजन सेल्स लग जाती हैं। एंड ऑफ सीजन सेल क्यों लग जाती है? क्योंकि उसको पता है कि अब सीजन खत्म हो रहा है, अब जो चीज नहीं बिकनी उसने गोदाम नहीं जाना है, और वो जो पैसा है वो फिर अगले साल ही निकलेगा, तो क्यों ना मैं इसको कम पैसों पे बेच के पैसा निकाल लूं, ताकि वही पैसे से मैं नया माल खरीदूंगा और फिर उससे और कारोबार करूंगा और पैसे कमाऊंगा। तो फिर वो क्या करता है, वो फ्लैट 50% ऑफ लगा देता है, 70% ऑफ लगा देता है। वो नॉर्मली क्या कर रहा होता है, या तो अपनी कॉस्ट पे बेच रहा होता है, या शायद अपनी कॉस्ट से भी नीचे कॉम्प्रोमाइज करके बेच रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यार ये चीज मैंने 1000 की ली थी, 2000 की मैंने कीमत लगाई हुई थी, अब इसको चलो 1000 पे ही निकालो या 900 पे ही निकालो। क्यों? क्योंकि ये जो 3 करोड़ रुपए मेरा फंसा हुआ है इसमें, ये निकल आएगा, इसी 3 करोड़ से मैं आगे विंटर का सामान खरीद लूंगा। चलो अगर उसमें मुझे 5 लाख का नुकसान भी होता है, तो वो जो विंटर का सामान खरीदूंगा वहां से 25 लाख कमा भी तो लूंगा, तो निकालो इसे। तो इस फिलॉसफी में फिर वो सेल लगा देता है। तो सेटलमेंट डिस्काउंट इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर अर्ली पेमेंट करें तो हमें मिल जाएंगे, क्योंकि जिसने पैसे लेने हैं, एक तो आपके पास दुरुस्त है, उसका रिस्क रिड्यूस हो रहा है। भाई जब तक उधार है तब तक रिस्क है, एनी टाइम द पार्टी कैन गो बैड, किसी भी वक्त वो कुछ भी हो सकता है ना। तो आज वो पैसे देने लायक है, हो सकता कल ना रहे,
तो जो पैसे मिल रहे हैं वो ले लेने चाहिए। आपने किसी को उधार दिया हो अगर कभी जिंदगी में, तो आपको इस बात का पता होगा कि जो पैसे मिल रहे हो वो ले लेने चाहिए कि भाई ऐसे फलाना, बाकी चला किसको तो दें, ऐसे दे। तो ओके, इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो जब मैंने मशीन बाय की $5.5 लाख पे, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? मशीन डेबिट टू XYZ पेएबल क्रेडिट। वो जो जिस बंदे से खरीदी, जिस कंपनी से खरीदी है, जिस सप्लायर से खरीदी है, उसका पेएबल क्रेडिट कर दूंगा। कितने से? $6 लाख की मशीन है। मशीन तो $6 लाख की है, मुझे 5.5 की मिल गई है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ट्रांजैक्शन अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड की जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि इतने की मिल रही थी, कितने की मिली है। अब अगर एक चीज बाजार में $6 लाख की बिकती है और मैं अपनी किसी खास रिलेशनशिप की वजह से वो $1 लाख की भी ले आया हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आगे इसको 6 लाख का लिख लूं क्योंकि है लोगों ने तो 6 ही मिलती है। नहीं, मुझे वो $1 लाख की मिली है तो मैं $1 ही लाख पर रिकॉर्ड करूंगा। दैट इज माई एक्चुअल कॉस्ट। तो ट्रांजेक्शन अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे $5.5 लाख जो है उससे रिकॉर्ड करूंगा। ओके, अच्छा, बाद में जब पैसे देने का टाइम आया तो उस वक्त अब मैंने कहा XYZ पेएबल डेबिट टू बैंक क्रेडिट, मैंने पैसे दिए उसे, और अब मैंने उसको पैसे कितने दिए? $5,40,000। बाकी का $10,000 मुझे बच गया, मेरी आमदनी हो गई, उसको कहेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। और टोटल पेएबल मेरा 550 से खत्म हो गया। यानी जो मैंने उसके साथ हिसाब किताब था वो पूरा 5.5 का नील की है। यानी मैंने उसके कितने पैसे देने थे? 5.5, वो मेरा उसके खाता 5.5 ही नील हुआ है। ये नहीं है कि कल को मुझे कहेगा दे 10,000, मेरा खाता खत्म हो गया। इसलिए XYZ को तो पूरे 5.5 से ही खत्म किया है और पैसे दिए हैं 540 और बाकी के ये आ गया। उमर राजपूत का कहना है कि क्या इसको ट्रिपल एंट्री कहेंगे क्योंकि इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसको डबल एंट्री ही कहेंगे। डबल एंट्री का मतलब ये नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट 2 होंगे। डबल एंट्री कहती है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज एट लीस्ट, तो एट लीस्ट का मतलब है कि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, एक ही ट्रांजैक्शन में 15 डेबिट क्रेडिट भी हो सकते हैं, वो डबल एंट्री ही कहलाएगी, उसको ट्रिपल एंट्री नहीं कहेंगे। जी मोहम्मद हमजा, ये कंपाउंड एंट्री कहलाती है। कंपाउंड एंट्री ऐसी एंट्री को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करके रिकॉर्ड कर लिया जाए। जैसे मैं भी आगे आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे आपने एक गाड़ी खरीदी है और आपने एक कार खरीदी है और एक वैन खरीदी है और एक ही शोरूम से खरीदी है। तो एक तरीका ये है कि आप लिखें कार डेबिट बैंक क्रेडिट और फिर लिखें वैन डेबिट और बैंक क्रेडिट। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इन दोनों को कंपाउंड कर दें, इकट्ठा कर दें। आपको पता है कि बैंक इधर भी क्रेडिट हो रहा है और बैंक इधर भी क्रेडिट हो रहा है, तो आपने उसको एक ही दफा क्रेडिट कर दिया और कार को भी डेबिट कर दिया, वैन को भी डेबिट कर दिया। इस तरीके से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जी ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ट्रांजैक्शन अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। कॉस्ट आपकी $5.5 लाख है, ऊपर वाले पैसे कहीं है ही नहीं, दे आर नोवेयर। जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
आप बताएंगे कि जनाब उसका रैक रेट जो है वो $6 लाख था और निगोशिएटेड प्राइस 5.5 पे हुई है। तो इससे आपको ये फ्यूचर के लिए रेफरेंस मिल जाएगा कि असल में वो चीज 6 की ही थी, मैं 5.5 पे ले आया। कल को दोबारा आप लेने जाएंगे तो फिर आपको याद होगा कि यार 50,000 पिछली दफा भी छुड़ाया था, इस दफा फिर छुड़ाना है। तो इसलिए नरेशन में उसको लिख लिया जाना चाहिए। ठीक है जी, यहां तक बात सब क्लियर हो गई। इससे आगे चलते हैं। जर्नल यानी कि उर्दू में से क्या कहते हैं? आम। वो जनरल होता है और उसको आम ना कह दीजिएगा। वो लेफ्टिनेंट भी हो तो काफी खास होता है, मतलब जनरल तो फुल होता है ना, लेफ्टिनेंट जनरल भी काफी बड़ा होता है। अच्छा जी, वैसे भी जनरल को कभी आम नहीं समझना चाहिए। रोज नामचा, बिल्कुल ठीक बात है, रोज नामचा, जिसमें आप रोज के रोज होने वाली चीजें रिकॉर्ड करते हैं। रोज नामचा में यानी जर्नल में जब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली तो अब आगे अगला मरहला क्या आएगा? अब आप इस इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना शुरू करेंगे, सेग्रीगेट करना शुरू करेंगे। ये सेग्रीगेट कहाँ करेंगे? लेजर में आके, या जिसको उर्दू में बोलते हैं बही खाता, या सादा लफ्ज़ों में खाता। आम अल्फाज में आप इसको क्या कहते हैं? खू खाता। किसी को पैसे दिए, आप कहते हैं इसके साथ मेरा खाता चल रहा है, वो कहता है खाता नहीं है, खू खाता है, क्योंकि तो पैसे नहीं मिलने। तो खाता या लेजर एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट से नहीं कहना चाहिए, एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें आप यही जर्नल में होने वाली ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करके लिखना शुरू कर देते हैं। तो जैसे एक आम दुकानदार अपने कस्टमर्स के लिए क्या करता है? सफ़े अलग अलग बनाता है। वो अपनी कॉपी में हाजी साहब का सफ़ा अलग बनाता है, शेख साहब का सफ़ा अलग बनाता है, गुज्जर साहब का सफ़ा अलग बनाता है। तो क्या करता है वो? कर रहा है। यही मतलब होता है ना कि उसको कैटेगरी में तकसीम कर दिया जाए। तो उसने कहा भाई इसके पैसे अलग रखो, इसके पैसे अलग लिखो, इसके पैसे अलग लिखो। तो अब जनरल जर्नल में तो हम सब कुछ मिक्स करते आ रहे हैं। जनरल, उसी में कैश है, उसी में बैंक है, उसी में सेल है, उसी में परचेज है, सब कुछ उसी में। अब उसको अलग अलग करना है, सेग्रीगेट करना है। तो उसके लिए जो रजिस्टर बनता है उसको हम कहते हैं लेजर। ये लेजर बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उनमें से एक तरीका टी अकाउंट कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो टी अकाउंट हमने बात की कि एक तरीका कार है इस क्लासिफिकेशन के करने का, जिसमें आप करते क्या हैं कि एक टी ही क्रिएट करते हैं। इस टी का जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड को रिफ्लेक्ट करती है और जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड को रिफ्लेक्ट करती है। ट्रांजैक्शन को टी में पोस्ट कैसे यानी ट्रांसफर कैसे करते हैं कि जो आपने एंट्री लिखी है उसके अकॉर्डिंगली उसको यहाँ ले आते हैं। मसलन आपकी एंट्री अभी हमने बात की थी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट 50,000 से। तो हमने कैश का अकाउंट बनाया और हमने कैपिटल का भी अकाउंट बना लिया। एंट्री में जितनी भी चीजें A/T से भी अकाउंट को दिखाते हैं। एंट्री में जितनी भी आइटम्स इन्वॉल्व हुई हैं, कैश है, बैंक है, फरहान है, रिपेयर है, पेट्रोल है, कार है, वैन है, जितनी भी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, जितनी भी आइटम्स हुई हैं, हर एक का अलग अलग अकाउंट बनेगा। अब इस ट्रांजैक्शन को इसमें पोस्ट कैसे करेंगे? कैश डेबिट है 50,000 से, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे 50,000 लिख देंगे, और कैपिटल क्रेडिट है 50,000 से, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट पे 50,000 लिख देंगे। तो कैश डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब रिवाज ये है कि जब भी हम
टी अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो उसको क्रॉस रेफर करते हैं दूसरे नाम के साथ। जी बिल्कुल मोहम्मद उसामा, शायद मोहम्मद उमर। सो अब जब उन्होंने लिखा कि कैश डेबिट हुआ है 50,000 से, तो क्यों डेबिट हुआ है? कैपिटल की वजह से, तो उसके अपोजिट वाला नाम लिख दिया हमने। इसी तरह कैपिटल अकाउंट में कैपिटल क्रेडिट हुआ है 50,000 से, तो कैसे हुआ है? कैश की वजह से, तो उसके सामने उसके अपोजिट का नाम आ जाता है। इसी तरह ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती रहती है। मसलन एक और ट्रांजैक्शन बना लेते हैं। फर्ज कीजिए कि आपने रेंट पे की है, रेंट डेबिट टू कैश क्रेडिट 15,000 से। तो अब आपके पास एक रेंट का टी अकाउंट भी होना चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट 15,000 से और क्रेडिट कैश में 15,000 से। इसके सामने रेंट लिख देंगे, इसके सामने कैश लिख देंगे। तो इस तरह से जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी टी अकाउंट में पोस्ट होती रहती है। इसका नतीजा क्या निकलता है? अगर आपके पास 100 ट्रांजैक्शंस हैं तो उनके अंदर जितनी भी आइटम्स इन्वॉल्व हुई हैं हर एक अपने अलग अलग टी अकाउंट में पहुंच जाती है। फिर आपके पास एक समरी सामने आ जाती है कि अच्छा कैश में ये 18 ट्रांजेक्शन हुई, एक ही पेज पे आ रही हैं। कैपिटल में ये 3 ट्रांजेक्शन हुई, एक ही पेज पे आ रही है। रिपेयर में ये 15 ट्रांजेक्शन हुई, एक ही पेज पे आ रही है। ठीक है, वो सब अपनी अपनी जगह क्लासीफाई होके आ जाती हैं और फिर आप उनको समराइज कर लेते हैं। अगला काम क्या करते हैं, इस टी अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, यानी इसकी दोनों साइडें यानी डेबिट और क्रेडिट का फर्क निकाला जाता है। तो अगर हम यहां देखें तो इसकी डेबिट साइड का टोटल है 50,000 और इसकी क्रेडिट साइड का टोटल है 15,000। तो बकाया कितना बच गया? 35,000। इसको कहा जाता है बैलेंस और टोटल हो गया 50,000। तो इसका असूल क्या है? दोनों साइडों को टोटल करेंगे, जो बड़ा टोटल है वो दोनों तरफ आ जाएगा और जो छोटी साइड है वहां पे डिफरेंस निकल आएगा और इस डिफरेंस को कहेंगे बैलेंस। इसी तरह रेंट है, इसकी डेबिट साइड जो है वो है 15,000 और क्रेडिट साइड है 0। तो बैलेंस इधर कितना निकल आएगा? पूरा 15,000 ही। इसी तरह कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है 50,000, डेबिट साइड है 0। तो बैलेंस यहाँ निकल आएगा कितना? 50,000। तो दोनों साइडों पे टोटल हो गया 50,000। अगली बात जो इसमें समझने वाली है वो ये है कि ये बैलेंस डेबिट का कहलाएगा या क्रेडिट का कहलाएगा। तो ये ऐसे ही है कि जैसे जमा का 8 हो और नफी का 3 हो तो जो जवाब 5 आएगा वो जमा का क्यों होगा? क्योंकि जो नंबर बड़ा होगा उसका सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह कुछ पैसे डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं, कुछ पैसे क्रेडिट साइड पे लिखे हुए हैं। तो अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो जो फर्क निकलेगा वो जो बैलेंस निकलेगा वो क्रेडिट का होगा और अगर तो जो फर्क निकलेगा वो डेबिट का होगा। जैसे यहाँ जमा 8 और नफी 3 का जो फर्क निकला है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा था। ऐसे ही यहाँ पे 50,000 डेबिट है, 15,000 क्रेडिट है। तो जो बैलेंस निकला ये 35,000 क्या है? ये डेबिट है, क्योंकि डेबिट बड़ा था जैसे जमा का 8 बड़ा था। तो इसको हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बैलेंस डेबिट है, नजर क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने दोनों साइडें बराबर करनी थी, तो हमने उसको दूसरी साइड जितनी साइड वहां पे बैलेंस के तौर पर डाल के दोनों साइडें बराबर कर दी है। ये नजर क्रेडिट पे आ रहा है लेकिन दरअसल ये डेबिट बैलेंस है। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने इस तरह जितने भी टी अकाउंट बनाए हैं उन सारे टी अकाउंट की एक समरी बनाएंगे। उस समरी को कहते हैं ट्रायल बैलेंस।
कैश है, कैपिटल है, रेंट है, और तो कुछ नहीं था। कैश का बैलेंस है 35,000, डेबिट बैलेंस है, तो यहां आके मैं लिखूंगा 35,000 डेबिट। इसी तरह रेंट 15,000, ये भी डेबिट बैलेंस है, तो इसको मैं में वो एक बटन गलत दब गया जिसकी वजह से मैं टॉप पे चला गया था। तो ये जो रेंट है ये 15,000 से डेबिट बैलेंस है। और इसी तरह कैपिटल में आके देखें तो कैपिटल में 50,000 का, हालांकि वो डेबिट पे लिखा हुआ है लेकिन असल में ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इस तरह से इसका ट्रायल बैलेंस वजूद में आ जाता है। कहते हैं पता नहीं ओके, जाहिर है हमने बहुत छोटी सी एग्जांपल बनाई, 3 ट्रांजैक्शंस लिखी, उनका लेजर बना दिया, उनका ट्रायल बना दिया, तो इतना की निकलेगा। रियल लाइफ में ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, अकाउंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो कुछ 40-40 सफ़े का ट्रायल बैलेंस निकल आता है। तो वो जाहिर है उतनी उसमें आइटमें उतनी ज्यादा होती हैं, तो फिर उनका ट्रायल भी लंबा हो जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के 2 मकासद हैं बुनियादी तौर पे। पहला मकसद तो एक समरी सामने लाना है, देखा ना, पूरी चीज आपके सामने एक पेज पे आ गई है, जो कुछ भी हुआ उस सारे की एक समरी आपके सामने आ गई। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इससे पहले आपने है बैलेंसेस निकाले हैं, वो आपने अरिथमेटिक ठीक किया था कि नहीं किया था, जमा तफरीक ठीक किया था कि नहीं किया था। अगर वो ठीक किया था तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें खुद ब खुद बराबर आएंगी। तो लिहाजा इसका एक और मकसद क्या है, अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करना। अगर ये बराबर ना आए तो इसका क्या मतलब है, आपने पीछे लेजर जब बनाए, टी अकाउंट जब बनाए, तो वहां को गड़बड़ कर दी है। एक गड़बड़ ये हो सकती है कि आपने जमा तफरीक ठीक नहीं की, एक गड़बड़ ये हो सकती है कि आपने बैलेंस ठीक नहीं निकाला, एक गड़बड़ ये हो सकती है कि आपने उस बैलेंस को जो ट्रायल में ला के लिखा तो गलत लिख दिया। मतलब वहां बैलेंस था 35,000, यहाँ 53,000 लिख दिया। जैसे ये 35 है ना, फर्ज करें आपने इसे 53 लिख दिया, ये भी गलती हो सकती है। एक और गलती क्या हो सकती है, वहां डेबिट बैलेंस था, यहाँ आके क्रेडिट पे लिख दिया। उलट उलट लिखा होगा ना, डेबिट बैलेंस क्रेडिट पे लिखा होता है, आपने उसको क्रेडिट पे लिखा, ला के यहाँ क्रेडिट पे लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। तो अगर आपने डेबिट को डेबिट लिखा है, क्रेडिट को क्रेडिट लिखा है, जमा तफरीक ठीक किया है, तो ये ट्रायल बराबर आ जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ की है तो ट्रायल बराबर नहीं आएगा। अच्छा, क्या ट्रायल का बराबर आ जाना इस बात की जमानत है कि सब ठीक है? ऐसा नहीं, क्योंकि ट्रायल गलतियों के बावजूद भी बराबर आ सकता है। ऐसी गलतियां जो कि ट्रायल को अफेक्ट नहीं करती, मिसाल के तौर पे आपने अरिथमेटिक गलती नहीं की, 35,000 को 35,000 ही लिखा है, डेबिट को डेबिट ही लिखा है, लेकिन अकाउंट गलत कर दिया। 35,000 को रेंट में डेबिट कर दिया है, 35,000 को व्हीकल कर दिया। गलती तो हुई है, जो पैसे रेंट में जाने चाहिए गाड़ी चल रही, वो चीज ऑटोमेटिकली डेबिट पे ही जाएगी। हाँ, गलत अकाउंट में आ रही होगी लेकिन डेबिट पे ही रही होगी। तो ट्रायल बैलेंस को इस बात का नहीं पता कि आपने अकाउंट गलत कर दिया, उसको तो इतना पता है यार डेबिट 35,000 की है। वो तो सिर्फ ये बता रहा है
कि ऑल डेबिट आर इक्वल टू ऑल क्रेडिट। अब वो किसी गलत अकाउंट में है या सही अकाउंट में है मुझे नहीं पता, ट्रायल को इस बात का नहीं पता। अच्छा, कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जो कि दूसरी गलतियों को कॉम्पनसेट कर देती हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक टी अकाउंट को टोटल किया, कैलकुलेटर लगाया, कैलकुलेटर से जमा तफरीक किया, तो कोई नंबर 15,000 था, आप गलती से 1500 लिख बैठे, गलती हो गई तो ट्रायल में आ जाएगा ना उसका फैक्ट। अच्छा, किसी दूसरे टी अकाउंट को आप बैलेंस कर रहे थे, वहां पे कोई नंबर 1500 था और आप गलती से 15,000 लिख बैठे। अब गलतियां दो हुई, एक वो वाला अकाउंट गलत हो गया और एक दूसरा वाला अकाउंट गलत हो गया, लेकिन गलती एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर गई है, नलीफाई कर गई है। ठीक है, अगर ये 100% कैंसिल आउट हो जाएगी, नलीफाई हो जाएगी, तो ट्रायल बराबर आ जाएगा। और अगर ये पार्टली नलीफाई करेगी, मसलन एक जगह आपने 15,000 की जगह 1500 लिखा तो 13,500 का फर्क आया। एक दूसरी जगह आपने 1400 को 14,000 लिख दिया, 12,600 का फर्क आया। अब उधर 13,500 का फर्क आया, इधर 12,600 का फर्क आया, नेट 900 रुपए का फर्क आया। अब आपका ट्रायल का डेबिट और क्रेडिट कितने से टैली नहीं होगा? 900 रुपए से टैली नहीं होगा, क्योंकि एक गलती और दूसरी गलती आपस में कंपनसेट नलीफाई हो रही है, लेकिन फुली नहीं हो रही। ऐसा नहीं हुआ एक जगह पे 13,000 गलत डेबिट हो गया और दूसरी जगह पे 13,000 गलत ही क्रेडिट हो गया। नहीं, डेबिट पे 13,000 ज्यादा हो गया और क्रेडिट पे 12,000 ज्यादा हो गया। अब फर्क तो 1,000 रुपए का आएगा। इसीलिए ट्रायल से मुझे ये बिल्कुल भी नहीं गारंटी मिलती कि गलती कोई भी नहीं हुई होगी। गलतियां हो सकता है हुई हो, लेकिन एटलीस्ट किसी हद तक तसल्ली हो जाएगी कि यार कोई बड़ी गलती ऐसा नहीं है कि हुई होगी, लेकिन वो चीज गलतियों से पाक है, इसकी जमानत नहीं दी जा सकती। आपके लिए अब अगला काम क्या है? ये सवालात आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, एंट्रीज आपने बना ली हैं, इन्हीं के ही लेजर और ट्रायल बना लें। ठीक है, इन्हीं के अकाउंट बना लें, ट्रायल बना लें। मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वाला जो सवाल है बुक्स ऑफ तलहा, इसी की ये आपके सामने मुकम्मल सवाल है। ये बुक्स ऑफ तलहा, इसकी इस पूरे यानी क्वेश्चन की पहले तमाम लिख चुके होंगे, तो आप उससे आगे टी अकाउंट बनाते जाएं सारे। ठीक है, टी अकाउंट बनाने के लिए आप अपने सफे पे, ये मैं व्हाट्सएप पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अगर फर्ज कर लें कि ये आपका पेज है, तो ये दरमियान में आधा करें और एक टी अकाउंट इधर बना लें और एक टी अकाउंट इधर बना लें। ठीक है, बस टी ही इस तरह बना लें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस उसका नाम ऊपर लिख लेंगे कि ये कैश अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, ऐसे। अदरवाइज अगर आप इसको पूरे पेज पे बनाना चाहें तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है, आप इसको ऐसे पूरे पेज पे एक टी अकाउंट बना लें, जैसे आपका दिल करे वैसे बना लें। जी मैं दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, अब ये लेजर ट्रायल अभी आप यहाँ बनाएं तो ज्यादा अच्छा है, और आप जाके बनाएं तो ये कम अच्छा है, लेकिन बना लें। चले, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।